हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमें पता है कि हम हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चनों की बौछारों को शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। और क्वेश्चन है हमारा पहला कि मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और हम लगातार सीरीज को आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। लगातार हमारी कई सारी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत रहेंगी। देवरिया हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, आपका बलिया हो गया। तो मल्ल महाजनपद यानी कि पहले क्या था, प्राचीन भारत में महाजनपदों यानी कि टोटल कितने महाजनपद थे, टोटल मिला के 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद ग्रंथों में प्रदर्शित किए गए थे, जिन्हें हम कहते हैं अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। और कुल मिलाकर हमारे जो प्राचीन भारत में महाजनपदों की जो हमको संख्या प्राप्त होती है, वो कितनी प्राप्त होती है, तो 16 महाजनपदों की संख्या प्राप्त होती है। इससे हमने प्रश्न पूछा गया है हमारे। और एक ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र, उसमें भी महाजनपदों की चर्चा की जाती है। तो 16 महाजनपदों की चर्चा की जाती है। इसमें पूछा है कि मल्ल महाजनपद जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो सबसे पहले तो महाजनपद हम कुछ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं महाजनपद। और महाजनपद की क्या थी, राजधानियां थी। तो महाजनपद की राजधानियां भी थी और महाजनपद भी थे। जैसे आपका मल्ल महाजनपद हो गया, तो मल्ल जो हो गया उसकी जो राजधानी है वो क्या है, आपकी कुशीनगर। तो ये राजधानी कुशीनगर में है। अगर बात करेंगे सूरसेन, आपका महाजनपद हो गया। तो सूरसेन की जो कैपिटल थी वो क्या थी, हमारी मथुरा। मथुरा हो गई। तो एक महाजनपद आपका चंपा हो गया। तो चंपा क्या था हमारा, चंपा यानी कि चंपा तो राजधानी थी, लेकिन हमारा महाजनपद जो था वो क्या था, आपका अंग। अंग जो महाजनपद था, इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, आपकी चंपा। तो ऐसे ही हमारे थे। यानी कि मगध की अगर हम बात करेंगे, मगध, तो मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी, राजगीर या गिरिब्रज हम इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ आपके 16 महाजनपद थे आपके। और भी महाजनपद देख लेते हैं। जैसे काशी हो गया हमारा। तो काशी की कहाँ हो गई, आपकी वाराणसी। काशी हो गया हमारा वाराणसी में। यानी कि वाराणसी हम बनारस को भी बोलते हैं और काशी को भी हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कुरु जो महाजनपद था, इसकी कैपिटल आपकी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आपकी हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मत्स्य की, तो मत्स्य की हो गई आपकी विराटनगर। फिर हम बात करेंगे सूरसेन हो गई आपकी, और आपकी गांधार यानी कि गांधार की जो कैपिटल थी वो क्या हो गई, आपकी तक्षशिला। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हैं आपके, जो आपके पेपर में हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे जो महाजनपद थे वो किसमें आपके लिखे गए थे, यानी कि अंगुत्तर निकाय में लिखे गए थे। तो महाजनपदों की संख्या आपकी 16 थी, जिसमें मल्ल भी एक महाजनपद था, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के आपके देवरिया जिले में है। अगर इंद्रप्रस्थ पूछेगा तो आपके कहाँ पर है, आपके मेरठ सहारनपुर में आपके आता है। तो इस तरह महाजनपद प्राचीन भारत में संबंधित रहे हैं आपके। और मल्ल आपके कहाँ पर है, देवरिया में। करेक्ट। कुषाण वंश के दौरान निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय, तृतीय या चौथी बौद्ध संगति। तो आपको पता है कि बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग। तो पूरे भारतवर्ष में 5 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। उसके बाद 4 किया गया था। उसके बाद में 2 बौद्ध संगति और हो गई थी, यानी कि जो 5वीं बौद्ध संगति भी आयोजित की गई थी, और एक आपकी 6ठी बौद्ध संगति भी आयोजित की गई थी। तो बौद्ध संगति जो आपकी 5वीं थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, कन्नौज में। और जो 6ठी जो बौद्ध संगति थी, ये कहाँ पर आपके प्रयागराज में आयोजित की गई थी। तो ये दोनों बौद्ध संगतियां जो थी, ये किसके समय में आयोजित की गई थी, आपकी राजा हर्षवर्धन के समय में। तो राजा हर्षवर्धन के समय में 5वीं और 6ठी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। एक आपकी कन्नौज में और दूसरी आपकी प्रयाग में आयोजित की गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो राजा था वो कौन थे, आपके अजातशत्रु। अब प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ, राजगीर में आयोजित की गई थी।
राजगीर बोलो या गिरिब्रज ब्रज बोलो, बात एक ही है आपकी, ठीक है। अगर बात यहाँ से करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति, तो अजातशत्रु की बात करेंगे तो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे, तो अजातशत्रु आपके हर्यक वंश से संबंधित थे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी, एक काला अशोक के शासनकाल में हुई थी, काला अशोक के शासनकाल में हुई थी और वैशाली में हुई थी। काला अशोक की अगर बात करेंगे किस धर्म किस वंश से संबंधित थे, तो शिशुनाग वंश से, शिशुनाग वंश से ये संबंधित थे। उसके बाद जो तृतीय जो बौद्ध संगति थी, ये सम्राट अशोक के शासनकाल में, महान सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहां पर हुई थी, आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। और सम्राट जो अशोक थे वो आपके किस वंश से संबंधित थे, तो वो आपके मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे। और उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, वो कहाँ हुई थी, आपके कनिष्क के शासनकाल में, राजा कनिष्क के शासनकाल में, द्वितीय अशोक के नाम से जानते थे। और कहां पर हुई थी, आपकी कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहां पर है, तो कुंडलवन आपके जम्मू कश्मीर में है। और कनिष्क जो किस धर्म से संबंधित थे, तो कनिष्क आपके कुषाण वंश से थे। तो प्रश्न हमारा यही है कि कुषाण वंश के समय कौन सी संगति हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, चौथी बौद्ध संगति कुषाण वंश के समय में हुई थी। अब यहाँ से हमारे कई सारे प्रश्न भी निकलते हैं पेपर में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी बनते हैं। जैसे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन ने की। राजगीर की स्थापना किसने की, तो राजगीर की स्थापना बिम्बिसार ने की। अब यहाँ से टाइप और भी निकलता है कि राजगीर की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो बिम्बिसार था। राजगीर को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो बिम्बिसार था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो उदयन था। ठीक है, तो ऐसी चौथी बौद्ध संगतियां। अगर चौथी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, राजा कनिष्क के समय में हुई थी, कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश की अगर हम बात करेंगे तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कुजुन कन्फ्यूशियस के नाम से जानते हैं। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो इसके बाद कन्फ्यूशियस होते हैं आपके, और उसके बाद हमारे राजा कुषाण होते हैं, जिन्हें कुषाण यानी कनिष्क होते थे, जिन्होंने क्या करा, जिनको संरक्षण मिला था आपका। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति इनके समय में कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहां पर है, तो कुंडलवन आपके जम्मू एंड कश्मीर में आपके अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो पांचवी छठी बौद्ध संगतियां हुई थी वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं ने भारत में कुंभ मेले की शुरुआत भी की थी। आपके कुंभ मेला का शुरू किसी ने किया था, तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए कि जैन ग्रंथ एक तरफ है, एक तरफ उनके रचनाकार हैं, और बताना है कि भाई सही विकल्प कौन सा है। परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है, तो सभी जैन ग्रंथ हैं, हेमचंद ने लिखा है। शायद बाद मंजरी सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। द्रव्य संग्रह मल्ली सेन ने लिखा है। और न्यायावतार जो आपके नेमी चंद्र ने लिखा है। तो परिशिष्ट पर्वन जो है वो आपके हेमचंद ने लिखा है, तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा। शायद बाद मंजरी जो लिखा है वो मल्ली सेन ने लिखा है। ठीक है, और अगर द्रव्य संग्रह की अगर हम बात करेंगे यहाँ से कि द्रव्य संग्रह किसे लिखा, तो द्रव्य संग्रह आपके नेमीचंद ने लिखा है। और उसके बाद न्यायावतार की अगर बात करेंगे तो सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा है। इस तरह जो प्रश्न हमारा होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि परिशिष्ट पर्वन जो लिखा वो किसने लिखा था, वो हेमचंद ने लिखा था। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गढ़वर गोविंद चंद्र से संबंधित नहीं है। तो ये गोविंद चंद्र एक राजा रहे थे, उनसे संबंधित अभिलेख बताने हैं। ठीक है, कौमोली अभिलेख, बहसी अभिलेख, रोहन अभिलेख और बंसवार अभिलेख। तो बंसवार जो अभिलेख है ये आपके संबंधित है परिमार भोज राजा से। तो परिमार भोज राज से ये संबंधित है आपके। ठीक है, और इसी से इसका उल्लेख किया गया है। तो ये जो तीनों आपके हैं ये आपके तीनों संबंधित है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा डी,
तो डी क्या है, सही आंसर है, जो संबंधित आपका नहीं है। किसी भी स्रोत से निम्नलिखित में से किसके द्वारा गंगा जल का सेवन किए जाने की पुष्टि नहीं होती है, यानी कि पूछ रहा है कि किस राजा ने गंगा जल का सेवन नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां के द्वारा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन टाइम जो था वो 1325 से लेके 1351 तक था। जहांगीर का शासन टाइम की बात करेंगे तो 1605 से लेके 1627। औरंगजेब की बात अगर यहां से करते हैं तो 1658 से लेके 1707, और शाहजहां की बात करते हैं तो 1627 से लेके 1658, ये जहांगीर का यानी कि सभी का शासन टाइम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक यात्री आया था जिसे हम कहते हैं इब्न नूतूता, मोरक्को देश का यात्री था, जो किसके समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। विलियम हॉकिंस जो अंग्रेज थे किसके समय में भारत आए थे, तो जहांगीर के समय में भारत आए थे विलियम हॉकिंस, राइट। तो यहां से है कि गंगा जल की जो प्राप्ति होती है, गंगा जल का सेवन किसने नहीं किया था, तो कहीं से कहीं तक हमें ज्ञात नहीं होता कि औरंगजेब ने शायद नहीं किया होगा गंगा जल का सेवन। बाकी सभी की पुष्टि मिलती है कि सभी ने क्या करा था, गंगा जल का सेवन करा था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। यहां से अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के काल में थोड़े समय के लिए भारत आया था। मेन डेलक्सल, फ्रांसीसी वर्नियर, निकोलो मुंची या जीन बेस्टेड ट्रेविनियर जो आया था। ये भारत 6 बार आया था। कितनी बार भारत आया था, 6 बार आपके भारत आया था, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये फ्रांसीसी चिकित्सक था एक, तो शाहजहां के समय आया था और काफी टाइम तक रुका था। प्रश्न है कि थोड़े समय के लिए कौन रुका था, तो कुछ टाइम के लिए कौन रुका था ये पूछना है। ये दारा शिकोह की सेवा में नियुक्त किया गया था। दारा शिकोह की सेवा में एक चिकित्सक था, यानी कि ये भी क्या था, एक चिकित्सक था दारा शिकोह की सेवा में। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये क्या था, ये 6 बार इसने भारत की यात्रा करी थी। भारत की 6 बार यात्रा की थी। तो सबसे कम समय के लिए कौन आया, तो सबसे कम समय के लिए मेंडेलिस का सबसे कम समय के लिए शाहजहां के समय में आया था। सबसे ज्यादा भारत कौन आया था, तो ट्रेविनियर सबसे ज्यादा भारत आपका आया था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब संगीत विरोधी होते हुए भी स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। तो औरंगजेब संगीत विरोधी था पूरी तरह से और कुशल बीड़ा वादक था, यानी क्या बजाता था, तो बीड़ा बजाता था। ए स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो सही है बिल्कुल, यानी कि औरंगजेब क्या बजाते थे, बीड़ा, लेकिन अकबर क्या बजाता था, तो अकबर नगाड़ा बजाते थे। अकबर के शासनकाल के में तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तो अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार तानसेन थे, जिनका मकबरा कहां पर है, आपके ग्वालियर में। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका मकबरा है। और इन्हें अकबर ने कंठा, भरण, बाड़ी, बिलास की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कंठा, भरण, बाड़ी, बिलास की उपाधि से सम्मानित किया था किसे, तानसेन को। किसने सम्मानित किया था, तो सम्मानित किए थे अकबर ने। और तानसेन का मकबरा जो आपके ग्वालियर में है वो मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में बनाया गया है। तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहां पर है, तो मोहम्मद गौस का मकबरा भी आपके ग्वालियर में ही है। और मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में तानसेन का मकबरा बनाया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि अकबर के शासनकाल में तानसेन व स्वामी हरिदास ध्रुपद गायक की श्रेणी पे थे। बिलास खां को जहांगीर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे, बिलास खां थे।
मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में निपुण था। मैंने आपको बताया था अकबर क्या बजाता था, तो अकबर भाई साहब नगाड़ा बजाते थे। शिकार किसका करते थे, शिकार करते थे बाज का। तो अकबर ने कुछ जैसे कि आपकी दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में, ठीक है। उसके बाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 में। और मजहरनामा की घोषणा कर दी 1579 यानी कि 79 में। इबादत खाने का निर्माण कराया 1575 में। कब करा इबादत खाने का निर्माण, 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका, ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं जो आपका सही आंसर होगा ये क्या होगा आपका। तो आपका जो चौथा आंसर होगा, यानी कि सभी क्या है आपके राइट आंसर है, यानी कि सभी क्या है आपके ठीक है, एकदम 100% वाले हैं सभी आपके। तो संगीत नहीं बजाने देता था, लेकिन संगीत विरोधी था, लेकिन बीड़ा अपने आप बजा लेते थे। कौन, तो बीड़ा बजा लेते थे कौन, औरंगजेब। लेकिन अकबर क्या बजाते थे, अकबर नगाड़ा बजाते थे और शिकार करते थे बाज का। इसका शिकार करते थे, बाज का शिकार करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी प्रथाओं के बारे में विवरण देता है या वर्णन करता है। सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, हसनात उल आरफिन, ए रिसाला ए हमनुमा। एक कौन सा ग्रंथ होगा जो इसके अंतर्गत आता है आपके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, जो आपके सूफी ग्रंथ प्रथाओं के बारे में हमको क्या करता है, जानकारी देता है। रिसाला हमको क्या करता है, सूफी ग्रंथों के बारे में क्या देता है, जानकारी देता है आपका रिसाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और किसकी संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो आप देख लीजिएगा, तब तक हम डिसाइड करते हैं तालीकोटा का युद्ध जो था वो कैसे कैसे हुआ था। तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। कब हुआ था, 1565 को हुआ था। और ये दो लोगों के मध्य हुआ था, एक तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और आपकी दिल्ली सल्तनत। तो विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के मध्य आपका तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो सॉरी दक्खन सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात नहीं करेंगे, यहाँ से दक्खन सल्तनत की बात करेंगे। किसके किसके मध्य हुआ था, तो दक्खन सल्तनत के मध्य हुआ था। और इस युद्ध से क्या हुआ था, पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, यानी कि पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो इसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। अब बन्नेर हट्टी का युद्ध कहते हैं, का युद्ध भी कहते हैं, यानी कि बन्नेर हट्टी का युद्ध भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। राजसी तरंगड़ी का युद्ध कहते हैं इसको हम। तो ये जो युद्ध हुआ था बन्नेर घट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को दो सल्तनतों के मध्य हुआ था और विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक था ये युद्ध। इसमें क्या था, आपके कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो इसमें आपका सबसे पहला तो बीजापुर शासन शामिल था, अहमदनगर भी शामिल था और आपका गोलकुंडा भी क्या था, शामिल था। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। तो इसमें एक राज्य आपका और हो सकता है, यानी कि बीदर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के आपका बीदर भी शामिल था। तो इस समय जब तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था, तो इस समय विजयनगर साम्राज्य को का जो शासक था वो कौन था, सदाशिव राय। सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासन था। इसे राम राय की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसके समय जो शासक था वो कौन था, तो उसके समय जो शासक था वो सदाशिव राय क्या थे, यहाँ से शासक थे तालीकोटा के युद्ध के समय में, ठीक है।
तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो सही आंसर होगा ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा डी, पूरी तरह से सही आंसर होगा। तो इसमें आप एक शामिल कर लें। अगर पूछा आता है कि कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था, तो इसमें एक ऑप्शन आपका मिलता है बरार। तो बरार जो राज था वो क्या था, इसमें शामिल नहीं था। अब विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली अगर राजा की बात करेंगे तो हम कहते हैं कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने क्या करा था, एक रचना लिखी थी जिसे हम कहते हैं अमुक्त मल्लयाद। अमुक्त मल्लयाद जो रचना लिखी थी वो किसने लिखी थी, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल, यानी कि ये जो रचना लिखी गई थी ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। तेलुगु भाषा में ये रचना लिखी गई थी आपके। तो इनके समय में एक यात्री भी आया था, पुर्तगाली यात्री, जिसे हम कहते हैं डोमिगो पायस। तो डोमिगो पायस भी आया था। और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो राजधानी इसकी हम्पी थी, जिसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था 1986 में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की वो किसने करी, तो हरिहर और बुक्का ने क्या करी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहाँ से की थी। और 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, उस समय विजयनगर साम्राज्य की क्या करी गई थी, स्थापना करी थी। उसके समय में दो राज्य बने थे, एक तो विजयनगर साम्राज्य बना था और दूसरा बहमनी साम्राज्य 1347 ईस्वी में बना था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य और आपका बहमनी साम्राज्य जो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसलिए बना था क्योंकि उसने जो शासन किया था 1325 से लेकर 1351 तक ये शासन किए थे। और इस समय जो यहाँ के जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य का, तालीकोटा युद्ध के समय वो कौन थे, सदाशिव राय यहाँ के क्या थे, शासक थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प आपको बताना है। मलिक उल शुअरा यानी कबीराज की उपाधि फैजी को दी थी, किसने दी थी, तो भाई उपाधि दी थी अकबर ने। तो राइट आंसर है सही विकल्प में भास्कराचार्य की पुस्तक, यानी भास्कराचार्य द्वितीय की पुस्तक जो लीलावती है का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फारसी में अनुवाद किया था आपके फैजी ने अनुवाद किया था फारसी में। तो लीलावती आपकी किसकी पुस्तक है, ये प्रश्न भी आता। तो लीलावती आपकी गणित की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है लीलावती, जिसके लेखक कौन है, भास्कराचार्य। और इनकी जो फारसी में अनुवाद किए थे वो कौन किए थे, फैजी ने किया था। अकबर ने फैजी को राजकवि का पद दिया था। तो फैजी को राजकवि का पद दिया था और उससे अनुवाद विभाग आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया था। तो आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष भी फैजी को बनाया था। तो फैजी के नाम से ही आपके पुस्तकालय यानी कि अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, जिसमें आपके महाभारत का अनुवाद किया गया। और महाभारत का जब अनुवाद किया गया तो उसका नाम रखा गया रज्जनामा। लेकिन महाभारत का जो अनुवाद किया वो किसने किया, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने क्या करा, महाभारत का अनुवाद किए थे। उसके बाद रामायण का अनुवाद किया गया था, आपके लीलावती पुस्तक का अनुवाद किया था। कालिया वादन का अनुवाद जो किया था वो किसने किया था, अबुल फजल ने कालिया वादन का अनुवाद किया था। और अबुल फजल ने आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा की रचना की थी। और अकबरनामा में 66 प्रकार के मनसबों का उल्लेख किया गया था। तो अकबर ने जो फैजी था उसको राजकवि का पद दिया था। अनुवाद विभाग की स्थापना, पुस्तकालय बनाया था, लाइब्रेरी बनाई थी। कहां पर बनाई थी, आगरा बनाई थी। आगरा की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे, यानी कि तीनों के हमारे सही आंसर होंगे। तो लीलावती आप याद रखिएगा किसकी पुस्तक है, लीलावती आपके, ठीक है, लीलावती आपकी गणित की पुस्तक है। और याद रखिएगा आप गणित की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फैजी हो गया आपके, अबुल फजल हो गए। यानी कि फैजी क्या नवरत्नों में शामिल थे या नहीं थे, तो ऐसे अकबर के शासन में नवरत्न भी थे, ठीक है। तो नवरत्नों में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है टोडरमल, जो अकबर की भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। तो अकबर की भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थे टोडरमल। अब भूराजस्व व्यवस्था अकबर ने अपने शासनकाल के 24 वर्षों के बाद 1580 में क्या करी थी, शुरू की थी, ठीक है। तो आज क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं, दोबारा फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।